हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेक्चर 20 है घटना चक्र का, जिसमें हम मुगल काल को कर रहे थे, जिसमें हमने अकबर, शेरशाह और बाबर सब के बारे में पढ़ा। और आज लास्ट उनके साथ साथ औरंगजेब वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और लगभग आज खत्म ही हो जाएगा। तो घटना चक्र भारतीय इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा। यूपीएससी, पीसीएस, आरओ की एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में इंक्लूडेड है ऑल स्टेट के एग्जाम्स जो भी कंडक्ट होते हैं, और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, थियोरेटिकल पार्ट होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सब होते हैं। तो अगर आप घटना चक्र कर लेते हैं तो आप इतना तो प्रिपेयर हो ही जाओगे कि आप एग्जाम आराम से दे सकते हैं। बस घटना चक्र इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम्स के लिए। और और करंट अफेयर है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप जितना करोगे वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर हिंदी और आर ओ की के लिए हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, इसके मैं टेस्ट लाऊंगी जल्दी ही। तो उसको टेस्ट करिए। और आर ओ का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए। लगभग 4 टेस्ट करवा दिए गए हैं। आपका टेस्ट होगा, लगभग बहुत सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। अभी 4 महीने एग्जाम है, मतलब अभी अगस्त चल रहा है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में एग्जाम है। बहुत कम टाइम है और वैकेंसी बहुत ही कम है, तो इसमें आपको कमर तोड़ मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। घटना चक्र पूरा का पूरा कई मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, जितने भी डाटा है कम से कम इतना हो जाए कि इसमें से मैक्सिमम कम से कम 70-80%, नहीं अगर आपको 100% याद हो रहा है, कम से कम 90-87% तक आप जाइए। इसको इतना रिवाइज कर लीजिए कि मतलब दिमाग में एकदम घूमता रहे आंसर। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लेक्चर बड़े लंबे हो जाएंगे। बहुत सारे लेक्चर हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको करिए, क्योंकि टाइम तो लगेगा करने में भी, लेकिन आप एक एक को निपटाइए फटाफट। तो करते रहिए, बीच हमारे चैनल बने रहिए, क्योंकि जल्दी से हम आपके आर ओ के लिए पूरी की पूरी तैयारी करवा देंगे, फ्री में वो भी। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम करेंगे औरंगजेब को। इसके पहले इनके पिताश्री के बारे में, शाहजहां जी के बारे में आपने कर लिया है, तो औरंगजेब के बारे में करते हैं। तो मुगल गद्दी पर शाहजहां एक उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब हुआ। किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक थी, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को हुआ था, और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 15 जून 1659 को हुआ था। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की युक्त सेनाओं एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोह पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व वाली विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे, और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी के संधि की। पुरंदर की युद्ध संधि जो है जून 1665 में हुई। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1661 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्माधता की नीति की सफलता में विश्वास न था, तथा वह विचारों में वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह को राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपने भारत का बादशाह घोषित कर दें, तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उनकी सहायता करेंगी। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, वह अपने युग के प्रचलित पापों में दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे, तथा उसमें से मुसलमान उसे क्या कहते थे? जिंदा पीर के रूप में मानते थे। 1652 में औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया, तो उसने गोलकुंडा बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई, और संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया।
होता, किंतु दारा के परामर्श में शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा एवं 1657 बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थापित कर संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर जो 1668 में और एवं गोलकुंडा 1687 में आधिपत्य किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक युद्ध हिंदू सेनापति थे। उसने शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों से 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था, तो शाहजहां के काल में 22.4% था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया था। इस कर के लिए हिंदुओं का 3 वर्गों में बांटा गया था। जिसकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष कम थी, उसको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना था, और जिसकी आय 200 से 10,000 तक दिरहम प्रतिवर्ष थी, उसको 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना था। जिसकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष के ऊपर थी, उसको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। तो स्त्रियां गुलाम 14 वर्ष की आयु के से कम के बच्चे भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं का ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। औरंगजेब सर्वोपरि एवं उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उधारधारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए या दूसरे के शब्दों तक न तक तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, तुला दान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया और दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मेहरुन निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। तो औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा और बदरुन्निसा तथा जुबतुन्निसा। और औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। संत अथवा सामर्थ्य रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 से जबकि मृत्यु जो है 1681 में हुई थी। कथन यह कारण है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था। क्या ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था? तो आपको पता है ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ए ही सही है, आर गलत है। और निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? वो था औरंगजेब। 2 बार क्वेश्चन 6 और 9 दोनों में पूछा गया है। धर्मत का युद्ध निम्न से किसके बीच लड़ा गया था? वो औरंगजेब और दारा शिकोह के। दारा शिकोह उसका भाई था। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दे कुटो का सरनार का युद्ध, बिलग्राम का या सॉरी सॉरी बैठ रही हो। सॉरी वीडियो थोड़ा बैटरी लो हो गया था इसका लैपटॉप का। तो अब स्टार्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है औरंगजेब किस पुत्र ने विद्रोह करके अपने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो आजम था या अकबर था या मुअज्जम था या कामबख्श था? तो वो था अकबर। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मार्धता की नीति की सफलता में विश्वास न था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो किया था जयसिंह के साथ। तो 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो युद्ध और शांति दोनों कला में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो कहा जाता है औरंगजेब को। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो वह है औरंगजेब।
औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? तो औरंगजेब के अंग्रेज। इसमें से ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था। और भारत की यात्रा पर आया था विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के समय आए थे। विलियम हॉकिंस और विलियम हॉकिंस और थॉमस रो दोनों जहांगीर के समय तथा एंटोनियो मेंसोराट अकबर के समय में आए थे। इस प्रकार औरंगजेब के शासन काल में इनमें से कोई यात्री भारत नहीं आया था, बल्कि ये उनके पिताजी के टाइम पे जहांगीर के टाइम पे आया था। जहांगीर नहीं, इनके दादा थे ना। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों में विजय किया था वो कौन थे? वो बीजापुर और गोलकुंड थे। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो वह की थी 1686 में। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो वो थे अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? 1601 में खाना देश विजय के समय अकबर का राज्य, या 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य, या हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य। ये आंसर सही है क्योंकि 1607 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य था। ये था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वह थे औरंगजेब के टाइम में, लगभग 31.6%। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम क्या है? तो औरंगजेब है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एवं उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के लिए विचार को प्रभावित नहीं थी। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो वह था औरंगजेब। और कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के कहलाता है? तो वह कहलाता है बीबी का मतलब राबिया उद दौरानी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल। तो यहाँ पर है ना, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया। इसे बीबी का मकबरा की कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सॉरी, कौन इनमें से कौन औरंगजेब की पुत्री थी? तो मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जे जेबुन्निसा, जिनतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबदतुन्निसा। तो ठीक है। औरंगजेब ने किसको साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो कराई थी जहां आरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो किया जाता है औरंगजेब के। रामदास अर्थात समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था। मुगल शासक जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक हुई थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? तो औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन है मुगलकालीन प्रशासन, सॉरी चैप्टर है। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फैजदारी, अमल गुजार, काजी, कोतवाल, बितिची और खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों से भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनधारी कहा, किंतु वेतनधारियों का कार्य भी मीर बख्शी नियमित एवं अस्थायी कार्य नहीं था। वेतनधारियों का कार्य दीवाने तन करता था। मुगल काल के वंशधारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार की घुड़सवार सैनिकों ने जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारी की सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण को निरीक्षण विभाग का प्रधान था। ये फैक्चुअल डाटा मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं पूरा पढ़ रही हो। अरे यार, इसको पूरा फैक्चुअल डाटा याद ही करना पड़ेगा ना। इसमें मैं शॉर्टकट कर दूं तो क्या कर दूं? ठीक है। वेश्याओं को
नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया। उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। बताओ, शैतानपुर रखा गया। मंसादारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें कभी-कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में उसके आधे सवार रखना अपेक्षित था। उसे दूसरी कोटि में और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद क्या होता था, जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जनसामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने का आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसके नुकसान के आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध करना पड़ा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया देव नागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसने नूरजहां का नाम भी अंकित किया था। उसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब या प्याला के लिए हुई आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारित की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था सरकार के नाम से। और मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो जनपद को सरकार कहते थे। और मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो वह था मीर बख्शी। मुगल शासन मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? किसानों से टैक्स वसूल करना या आय व्यय का लेखा जोखा या न्याय देना या भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण। तो ये था भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण देखते हैं। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण क्या है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसका तो कथन कारण दोनों ही सही है। तो यूपीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था? तो किया गया था मनुची को। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था, मतलब इटालवी। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सा का पेशा अपना लिया। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदीन घुड़सवार सिपाही थे, कौन से? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किस सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट की जिनकी आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था। तो कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, कौन था ये? लोक आचरण अधिकारी था। मध्यकालीन भारत में मंसादारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या हो सके, सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, या धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, या साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। तो ये आंसर है, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। निम्नलिखित में बातों में से कौन सा एक मुगल मंसादारी व्यवस्था में सत्य नहीं है? इनमें 33 वर्ग थे, इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था। तो ये गलत है क्योंकि उससे कम होता था। मुगल मंसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर चुनिए। जाति एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। तो और कौन सा है? मनसबदारों के 3 वर्ग थे और दीवान कार्यालय इनके वेतन को दिया जाता था। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि मनसब का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद। मनसबदार का उस पर अधिकारी से था, मतलब अधिकारी जिस शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि से की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या से होता था। अगला क्वेश्चन 12वां है।
मुगल मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकारी होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि मुगल प्रशासनिक प्रणाली मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होते थे और मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नकदी या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि का आवंटन का अधिकार प्राप्त होता था, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही वो रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से ही चले आ रहे भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो था भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है? भू राजस्व का। अ, और मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो था जहांगीर, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जनसामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया था। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी प्रबल हो गई कि इस नुकसान से आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर इसे निषेध करना पड़ा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास से इंगित करता है क्या? वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त को। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द प्रयोग हुआ, किसके लिए हुआ था? परगना समानार्थी के लिए, सरकार के समानार्थी था। यह सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो यह है सी। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो इसमें जो आंसर है ये सही है। मनसबदारी व्यवस्था कुलीन वर्ग से संबंधित था, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। और इसका पद मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था, क्योंकि मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में शासन काल में 11वें वर्ष 1567 से मानी जाती है, जिसमें जाट और सवार पद का विभाजन अपने शासनकाल के 40वें वर्ष से किया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति उनकी वरीयता क्रम पर वारसा निर्धारित करता था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी और कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। दोनों कथन सही है, लेकिन ये इसकी वजह से मुगल कालीन में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए कथन ए बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न कोट से सही उत्तर का चयन करें। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है बी सही है, ए दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो दीवाने तन किसी को कहते थे? तो दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना होता था। और मुस्तारफी मुस्तारफी जो था वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना उसका काम था। और मुसरिफ का क्या काम था? कर्तव्य जो था वो था कार्यालय को संभालने के लिए था, और वकियानवीस का प्रमुख घटनाओं व फरमानों का। तो ये ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण, अकबर के शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये जो आंसर सही है, इसकी व्याख्या भी सही तरीके से करें। ये यूपीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों को रायसी देवनागरी लेख के लिए प्रयुक्त कुछ सिक्के चलाए? तो वो चलाया था अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है, तो क्या कहलाया? वो दाम कहलाया। और निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो वो बाबर ने चलाया था। मध्यकाल में बटई शब्द का अर्थ क्या था? तो वह था लगान निर्धारण का तरीका। अकबर के शासनकाल में दिक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो वह था हल्की खेती करना, मतलब हल्की संख्या। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया? तो वह किया गया था सहाब नहर को। तो जो मुगलकालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने करके किया था,
और मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नरूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया था। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर रख दिया। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला की बात करें तो ये कर लेते हैं। तो मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण और विषयों के संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल अब्दुल समद जो भी है अब्दुल समद मद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा और कौन सा था और सैयद अली तथा बाद में कौन था अब्दुल समद को की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। करीब 1400 चित्र हैं। ये ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कारनामों के उल्लेख करता है और मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, जिसे उज जमा की उपाधि, और उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेगम, बिशनदास, अका रिजा और मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद और मनोहर माधव और गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी और परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद एक कुशल वीणा वादक था। और तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारडों द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। इन्होंने ब्रजभाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की थी। वे गायन वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल व नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और उसे उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक थे जगन्नाथ रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां और दूरंग खां आदि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन लोकप्रिय हुआ और राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है, तो मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्र तो सारे के सारे सही हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था तो हुमायूं के समय में किया गया था। और किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो बनवाया था हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, जिसे एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अनुमनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो वह था काली घाट के। तो मुगल चित्रकला में पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं था। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था अब्दुस समद द्वारा। अगला है दसवंत वसावंत, प्रसिद्ध चित्रकार, मुगल सम्राट के राज दरबारी थे तो अकबर के राज दरबारी थे ये लोग। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो हुआ था हुमायूं, अकबर या जहांगीर या शाहजहां? तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिन्हें क्या कहा गया था? मुगल चित्रकला ने दो विशेषताएं। फिर निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार था? जिन नीचे दिए गए कोट में से उत्तर चुनना है। तो अब्दुसमद था या अबुल हसन था या अकारिजा था या मीर सैयद अली था? तो वो कौन से थे? वो थे क्या थे? अबुल हसन थे और अकारिजा थे।
तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग और विशन दास, अकार रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन जहांगीर समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुस्मद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकारी की आधारशिला रखी थी। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो वो जहांगीर के टाइम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षित किया था? तो चित्रकला को। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्ति रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो वह था जहांगीर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? तो करता है चित्रकला को। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो वह थी वीणा बजाने में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा था? तोड़ी। तो तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग था। यह राज दरबारों में भाटों एवं चरणों द्वारा गाया जाता था। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो 5। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों ने सम्मिलित थे कौन? तानसेन, हरिदास, सूरदास या विलास खां। तो इसमें थे तानसेन और हरिदास। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अकबर के प्रशासन काल के दौरान तानसेन, स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे और विलास खां जहांगीर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है। तानसेन का मूल नाम क्या है? तो रामतनु पांडे है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो वह था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने ली थी। अब मुगल कालीन साहित्य को देखते हैं। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उनका जन्म 1523 में तथा मृत्यु जो होता है 1603 में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम अपनी इस रचना में हुमायूं और कमरान के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। महान अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 में ईस्वी में के आसपास ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुहफरिह और अल कुबाल नाम से किया गया। ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली भी लिखा गया है। तो ये लेखक है, पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो निजामुद्दीन अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तबकाते अकबरी। अब्बास खान सरवानी ने लिखी थी तारीख शेरशाही, तोहफाए अकबर शाही। और हसन निजामी लिखा था ताजुल मासिर। और ख्वाद मीर काल ने लिखा था कानून हुमायूनी। और भीमसेन ने लिखा था नुस्खा ए दिलकुशा। और मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा था आलमगीर नामा। और गुलाम हसैन ने लिखा था सियार उल मुतखरीन। और मोहम्मद सालेह ने लिखा था आलम सलेह। और इनायत खान ने लिखा था शाहजहां नामा। और चंद्रभान ब्रह्मन ने लिखा था चहार बचमन। और मोतमिद ने लिखा था इकबाल नामा ए जहांगीर। तो अब्दुल हमीद लाहौरी शहजादा शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद में विभिन्न संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की उनकी कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया। गजनवी काल में नसरुल्लाह और मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमना बेरहमी क्या बेहराम शाही के नाम से। और सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइजी हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से। अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी और राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा है। तो नास्तालीक एवं फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा दस्तावंत सिंह 17वीं 18वीं सदी के वैसरा उपनाम नागरी दास
था। उन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अपने छंद लिखे थे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन रस्किन ने किया था। और गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? तो बाबर की पुत्री थी। और मुगल कालीन निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम ने ही लिखा था। और हुमायूं नामे की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूं नामे की रचना। सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, गुलबदन बेगम है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाया था, किसने स्थापित किया था? तो महान अनगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये महान अनगा ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो किया था ताजुल माली ने। और अगला मिलान करना है हसन निजामी और ख्वाजम मीर और मोहम्मद काजी और भीमसेन। तो ठीक है, हसन निजामी ने क्या किया था? ताजुल मासिर। और अ, और ख्वाद मीर जो मिलान हो जाएगा हुमायूं नामा में। और मोहम्मद काजीन जो है वो है आलम आलमगीर नामा में। और भीमसेन है नुस्खाए दिलकुशा में। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर और ख्वाद मीर ने हुमायूं नामा और मोहम्मद काजी ने आलमगीर नामा और भीमसेन ने नुस्खाए दिलकुशा। तो ये भी मिलान करना है। आलमगीरनामा किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? आलमगीरनामा लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। और तबकाते अकबरी किसने लिखा था? तबकाते अकबरी लिखा था निजामुद्दीन अहमद ने। और चहार चमन लिखा था चंद्रभान भान ब्राह्मण ने। और जो इकबाल नामा जहांगीरी मोहम्मद खान ने। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ आलमगीरनामा लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने, और चहार चमन चंद्रभान ब्रह्मन ने, और इकबालनामा जहांगीरी मुअत्तमद खान ने। तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? तो निजामुद्दीन अहमद ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वह है अब्दुल रहीम खान खाना का। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो वह कौन थे? तो शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है शाहजहां नामक के लेखक कौन है? तो वह है शाहजहां नामक के लेखक इनायत खां है, जो इनमें से कोई इनायत खां है। हाँ, डी है ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो बाबरनामा तजुके बाबरी, ये सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि तजुके बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है, जो कि तुर्की भाषा मुबैयान शैली में लिखी गई है। हुमायूं गुलबदन बेगम लिखी है, गुलबदन बेगम ने। और शेर शाह किसने? अब्बास खान ने लिखा है। और जबकि तबाकते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज उस जसदानी, ये कौन लिखा था? ये लेखक ये लिए हैं। और तारीख फिरोजशाही शमसे सिराज अफीज सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता, तो ये गलत है, क्योंकि तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था। और हुमायूं गुलबदन बेगम सही है। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनवर ए सुलेही नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था, 1590 से 1596 के बीच। मुगल काल में दरबारी भाषा थी कौन सी? फारसी। और मुगलों की अदालती भाषा में कौन थी? तो वो थी फारसी, क्योंकि सारे काम फारसी में ही होते थे। मुगलकालीन ग्रंथ मसीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो वह है साकी मुस्तैद खां की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो है भीमसेन कायस्थ तारीखे दिलकुशा। चंद्रभान ब्रह्मन चंद्रभान ब्रह्मन थे। चहार चमन और ईश्वरदास नागर थे। फितुहात आलमगीरी और सुजान राय भंडारी थे खुलासत उल तवारीख। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर भीमसेन का है तारीख दुलकुसा, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, ईश्वरदास नागर, फितुहात आलमगीरी और सुजान राय भंडारी खुलासत उल तवारीख। और नस्तालिक है क्या है? ये एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, वो कौन था? राजा सावंत सिंह थे। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं राजा रसिका प्रिया की रचना की थी? तो वह थे केशव।
तो मुगल कालीन विविध है, ये भी कर लेते हैं ताकि मुगल काल खत्म ही हो जाए। तो मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन 18वीं शताब्दी में दरसी निजामी निश्चित किया गया, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय की अलग-अलग पुस्तक थी। मुस्तकिल काल में शाह वली उल्लाह मदरसा में हसीर तथा तफसीर और लखनऊ के फिरंगी महल के फीक न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ अलीम तथा साहित्य के विशेषज्ञ काबिल की उपाधियों विभूषित किया था। हेमू तथा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों से हेमू को और बक्काल उसे व्यापारियों का बक्काल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार हेमू जाति का दूसरा तय भार्गव था। अपने अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी सोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया था। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में रख लिया था। आदिल शाह के समय में उसका सम्मान पद बढ़ गया और आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्ध में सफलता प्राप्त की और दिल्ली के तरबी तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू के विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमर अमर कहलाते हैं। तो मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते हैं। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नवरोज का त्योहार ईरान से लिया गया था। यह राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19वीं सदी तक मनाया जाता था। भारतीय व्यापारी जहाजों पर मौलिस एक कर्मचारी था। मौलिस जहाज का एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाते थे। इसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। पेशे की जौहरी था और 1638 से 63 के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। और मनुची इतवाली यात्री था, जो 14 वर्ष की अल्पायु ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और भारत की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। इसने शहजादा दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की थी। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया था और स्टोरियो दो मोगोर या मुगल इंडिया नामक संस्मरण, जिसे 1653 से 1708 में लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा गया। अब मिलान करेंगे हम। जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया था। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ये शाहजहां के टाइम में आया था, ना कि सॉरी शाहजहां मैं बोल रही हूँ, जहांगीर के टाइम में आया था, ना कि अकबर के काल में। बाकी शाहजहां के ट्रेवेनियर औरंगजेब के मनुष्य सब सही है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो की थी जा बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने। और यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इतिहास के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो वह है विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। उसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। हॉकिंस क्या था? तो हॉकिंस जो है इसके बारे था, मतलब हॉकिंस का टाइम पीरियड क्या था? 1608 से 1611। और थॉमस रो का क्या था? 1615 से 1619। और मनची का था 1653 से 1708। और फ्लावर फिल्च का था 1585 से 1586। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरो यारो पूछ। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी, आई होप यू अंडरस्टैंड। कहाँ तक हुआ था? खैर शायद यहाँ तक हुआ था। हाँ यहाँ तक हो गया था। ये निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? पहले हुआ था ये चंगेज खां का। और फिर आया था कौन? तैमूर। फिर ये नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन सी। क्योंकि जो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के टाइम में 1211 से 1236 में हुआ था। तैमूर आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में। और नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 से 69 के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था।
तो जो चारों के चारों ऑप्शन है वो सबकी सब सही है। और आगे देखते हैं, ये भी मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1739 में। अब बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी 1526 में। और अ, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं हेमू के नाम से। तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो वह हुआ था पृथ्वीराज के लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? मतलब ये मिलान करना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? यह हुई थी, अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईपीपीसीएस मेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। घटनाओं का सम्मेलन देख लीजिए अब। ये भी मिलान कर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मतलब में कौन था? तो अकबर था। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं। और खुसरो का युद्ध, खुसरो का युद्ध जो था वो था जहांगीर। और खानवा का युद्ध था बाबर से। तो इस तरह से मिलान जो है ए सही हो जाएगा ऑप्शन मेंस 2022-12 में। ये भी मिलान करना है। तो 1556 में क्या हुआ था? 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। और 1680 में क्या हुआ था? 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो यहाँ पर देख लीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ भारत की नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के दौरान हुआ था। और शिवाजी का देहांत 1680 में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में हुआ था। और ये भी मिलान करें, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय हुआ था 1761 में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। और रसीदगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? तो चौसा का युद्ध 1538, कन्नौज का युद्ध 1539, हल्दीघाट का युद्ध 1576। तो इसी वाला सही है। तो यहाँ पर देखेंगे चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध था 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध बिलग्राम का युद्ध दोनों एक ही है। ये 1540 में हुआ था, ना कि 39 में। और हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। और खाजवा का युद्ध हुआ था 1559 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ था। तो मुगल कालीन निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं ये भी। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का पहले कौन सा खानवा का युद्ध हुआ था? फिर घाघरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। यहाँ पर डेट भी दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चौसा का युद्ध 1539 और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। निम्नलिखित युद्धों में विचार कीजिए तथा उन्हें अनेक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा होगा? चंदेरी का युद्ध ये हुआ था। और इसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध। उसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चंदेरी के युद्ध 1528 में, चौसा के युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। और ये क्या है? तालीकोटा का युद्ध 1565 में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाबर बाबर जो है खानवा के युद्ध में था। और हुमायूं जो था चौसा के युद्ध में। अकबर जो है हल्दी घाटी के युद्ध में। जहांगीर बल्ख का युद्ध, तो बल्ख का युद्ध में शाहजहां के काल में हुआ था। अन्य सभी सुमेलित है। ये शाहजहां था। ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, अता अली खां किसका नाम था? तो अता अली खां नाम था। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद उसका नाम अता अली खां रखा गया। तो ये ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ये मिलान करना है। इक्ता जो था, इक्ता क्या था? इक्ता इक्ता जो था वो दिल्ली के सुल्तान थे को कहा जाता था। और जागीर जागीर जो था वो किस में मिलेगा? वो मिलेगा मुगल में। और अमरम अमरम क्या है? अमरम अमरम विजयनगर और मुकासा मराठे।
तो दिल्ली सल्तनत में 1211 में इल्तुतमिश के राजाओं के शासनकाल के आधारित रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई थी और जागीरदार प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी और विजयनगर के नायकों को राजा वेतन के बदले उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए भूखंड देता था जो अमरम कहलाते थे। अब मराठा शासन चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता जिसे मुकासा कहते थे। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों से उनकी बाबुल मक्का कहा जाता था तो वो भरूच को। मुगलों ने नवरोज़ त्योहार किससे लिया था? तो पारसियों से लिया था, पारसियों का नवरोज़ त्योहार है। और मुगल कालीन में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थिति थी लखनऊ में स्थित थी कब लखनऊ में। निम्नलिखित में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो अहिल्याबाई या दुर्गावती, पद्मिनी या ताराबाई। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर हो जाएगा ताराबाई, फिर अहिल्याबाई। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने जौहर ले लिया था, मतलब खुद को अग्निकुंड में डाल दिया था। और दुर्गावती गोंडवाना हिंदू राज्य की शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने से ईसवी रानी आत्महत्या कर ली थी और ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी और राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी और अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासकीय थी। होलकर वंश इंदौर पर कब्जा था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो क्या है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एतमादुल्ला का मकबरा मकबरा या फिर आगरा औरंगजेब का मकबरा या दिल्ली है अब्दुल रहीम खाने का मकबरा। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर प्रयोग हुआ था। तो सही गलत है। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाला बुलंद दरवाजा निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति 1572 से 73 में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण असफ उद्दौला ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं इस स्थान से सुमेलित नहीं है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा अ, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जहांगीर का मकबरा बुरहानपुर में है, ये सही है। नहीं नहीं ये गलत है, जहांगीर का मकबरा आगरा में है और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। सब सही है। निम्नलिखित स्मारकों में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो पहले क्या था? पहले जो है सिरसा सूरी का मकबरा सासाराम में है, फिर हो जाएगा ये राबिया, फिर नहीं नहीं, पहले हुमायूं का मकबरा है, फिर जो होगा वो शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर नहीं पहले तो अटाला मस्जिद 1404 और की नींव थी ना, पहले 1408 के। तो पहले अटाला मस्जिद हो जाएगी, फिर हो जाएगा शेरशाह सूरी का सासाराम वाला, फिर होगा हुमायूं का अकबर, फिर होगा रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। तो जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह तुर्की सरकी 1408 के आसपास कराया गया था और शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 में स्वयं का अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था और दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद 1651 और 61 के मध्य मकबरे का निर्माण कराया था। तो ये मिलान करना है। बाबर जो है, बाबर ने क्या बनवाया था? तो बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद और हुमायूं ने क्या बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था जीन पनाह और अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने इस्ताम उल दौला का मकबरा मतलब अपनी वाइफ के लिए। तो ये होगा, सॉरी ये दूसरा है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित इमारतों पर सही सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार कहाँ पर है? किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था अकबर ने। अकबर कहाँ मिला है? अकबर में नहीं, कुतुब मीनार इल्तुतमिश। और ये गोल गुम्बद बनवाया था मोहम्मद आदिल ने और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस तरह से सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह और बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में लगाइए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। शायद क्वेश्चन एक बार और हो चुका है। तो खानवा के 1527 में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 में और चौसा कन्नौज का युद्ध 40 में हुआ था और तालीकोटा का 65 में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ये भी मिलान करना है, नीचे के सूचियों से मिलान करना है। तो देख लेते हैं, तो जो है अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने, सही है। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया था। एक आगरा वाला शाहजहां ने बनाया था और एक है मोती मस्जिद दिल्ली वाला, ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल काल में मौलिक था, तो मुगल काल में मौलिक कौन था? तो मौलिक एक कर्मचारी था, यहाँ पर कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। और भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानतः कौन थे? तो बंजारे थे व्यापारी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाम को ताम्र की मुद्रा, देसाई को राजस्व अधिकारी देता था, या फिर अगला क्या है, दीवाने प्रांतीय राजस्व का प्रमुख ये होता था। और जरीब जो है एक प्रकार की कर है, तो ये जो है क्या गलत है। शेरशाह सूरीदौर और तांबे के सिक्के का दाम प्रचलन प्रारंभ किया गया था और मुगल काल में रुपया दाम के बराबर होता था। तो मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी, जरीब भूमि की माप के लिए। अब अगले वीडियो में हम करेंगे सिख संप्रदाय के लिए, और इतना कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर। और घटना चक्र की सारी सीरीज देखिए, और आर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो घटना चक्र आप बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम क्लियर हो भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आपको टेस्ट बहुत करने पड़ेंगे, और टेस्ट मैंने 5 करवा दिए हैं, तो उसको भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।